डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने YouTube चैनल पर पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है शिक्षण की अवस्थाएं, मतलब फेज ऑफ टीचिंग। तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह चैप्टर, यह शिक्षण की एक ऐसी टॉपिक है जिस पर जो है निश्चित रूप से टेट, सीटेट, नेट या शिक्षा शास्त्र की अन्य परीक्षाओं, चाहे आप अदर स्टेट के टेट वगैरह की परीक्षाएं देने जाएं, तो निश्चित रूप से इससे एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण है और एक अध्यापक के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि एक अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। सो मैं इस टॉपिक को लेकर के डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो अगर आप टॉपिक देखें तो टॉपिक का नाम है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं, और ये शिक्षण की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? शिक्षण की अवस्थाएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रकार की बताई गई हैं? 3 प्रकार की बताई गई। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, अगर आप इस व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं तो नंबर 1 है शिक्षण की पूर्व अवस्था, जिसे आप प्री टीचिंग फेज कह सकते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा है शिक्षण अंतः अवस्था, मतलब इंटर टीचिंग फेज कह सकते हैं। उसके बाद तो आता है तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर को आप कह सकते हैं शिक्षण पश्चात अवस्था, अर्थात पोस्ट टीचिंग फेज इसे कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं। शिक्षण देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग अलग है और लेवल ऑफ टीचिंग फेज अलग है। तो लेवल ऑफ टीचिंग पर भी एक वीडियो में डालूंगा नेक्स्ट डे। तो मैं बात यहां पर केवल कर रहा हूं कि टीचिंग ऑफ फेज या स्टेज ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये टीचर को जानना आवश्यक है, जो हो चुके हैं और जो उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैंने बताया कि कितने प्रकार की शिक्षण की अवस्थाएं हैं। 3 प्रकार की: शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण अंतः अवस्था और शिक्षण पश्चात अवस्था। अंग्रेजी में भी मैंने बता दिया, और उसके बाद एक एक की मैं व्याख्या कर रहा हूं कि कब आप कहेंगे ये शिक्षण की पूर्व अवस्था है, कब आप कहेंगे ये शिक्षण की अंतः अवस्था है, कब आप कहेंगे ये शिक्षण की पश्चात अवस्था है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि वह सारी गतिविधियां जो हम क्लास में जाने से पूर्व तैयार करते हैं या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण पूर्व अवस्था। वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनका हम कक्षा में जाने से पहले जिन गतिविधियों को करते हैं, वो कौन कौन सी गतिविधियां? नंबर 1 पर आता है आपका शिक्षण का उद्देश्य। मीन्स अगर आप अपने ऊपर लागू करें, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो भी अगर अपने ऊपर लागू करें तो मेरी बात 100% सत्य होगी, या जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अध्यापक की वो भी अगर ध्यान दें तो मेरी बात 100% सत्य होगी। तो सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? कौन सी योजना बनाता है? उद्देश्य तय करता है कि हमें क्या पढ़ाना है, हमें क्या पढ़ाना। हर टीचर यह जरूर करता है कि अगले दिन बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है और इसके पहले मैंने कितना पढ़ाया था। तो ये शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहले तय किया जाता है शिक्षण की पूर्व की अवस्था में एक टीचर द्वारा। दूसरा क्या है? दूसरा इस पर ध्यान दिया जाता है कि पाठ्य वस्तु, मतलब क्या हमको पढ़ाना है, क्या प्राप्त कर, क्या बच्चों को जानकारी देनी है, पहला क्रियाकलाप। और दूसरा क्रियाकलाप है कि पाठ्य वस्तु क्या है। पाठ्य वस्तु की जानकारी एक अध्यापक के लिए होना आवश्यक। आप देखते होंगे जब टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर यह बात जरूर होती है कि एक अच्छे अध्यापक के क्या गुण है। तो इसमें से कोई गुण बीच में डाल करके आपसे पूछा जा सकता है, या इन सारे गुणों को डाल करके यह पूछा जा सकता है कि सबसे बढ़िया गुण अध्यापक का क्या है। इस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे
पहले टीचर क्या करता है, शिक्षण उद्देश्य को तय करता है कि हमें बच्चों को क्या बताना है, और उसके बाद उस पाठ वस्तु की भी व्यवस्था करता है कि बच्चे को किससे वह चीज बतानी है जो हम सोच रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है शिक्षण का उद्देश्य। क्या आता है, शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण की सामग्री आती है। शिक्षण की सामग्री में क्या है, शिक्षण की सामग्री में यह है कि जो मैंने उद्देश्य तय किया है कि बच्चों को क्या बताना है और किस प्रकार का वो जो है क्या किया है, ये पाठ्य वस्तु मैंने सेलेक्ट की है, उसी के अनुसार हमको शिक्षण विधियों का या शिक्षण सामग्रियों का भी क्या करना होगा, चयन करना होगा, ताकि बच्चा कक्षा में अध्यापक के साथ अंतःक्रिया कर सके। जैसे गीत के ही अनुसार संगीत की या संगीत के अनुसार गीत की रचना की जाती है और उसी अनुसार एक्टर जो है अपनी एक्टिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से टीचिंग में भी यही अवस्था है कि जैसे आपके शिक्षण उद्देश्य होंगे उसी के अनुसार आपकी पाठ्य वस्तु होगी और उसी पाठ्य वस्तु के अनुसार आपकी शिक्षण सहायक सामग्री भी आपको तैयार करनी होगी। और जब इतनी चीजें आप तैयार कर लेते हैं तब क्या करते हैं, लास्ट में पाठ योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, जिसे आप लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान तैयार करते हैं और जब लेसन प्लान तैयार करने तक अर्थात उद्देश्य निश्चित करने से लेकर के लेसन प्लान तैयार तक करने की सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, शिक्षण की पूर्व अवस्था के अंतर्गत आती है। शिक्षण की पूर्व अवस्था के अंतर्गत आते है। उसके बाद दूसरा, जब यह अवस्थाएं क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो एक शिक्षक जो है फर्स्ट फेज से किस फेज में जाता है, सेकंड फेज से सेकंड फेज में जाता है। शिक्षण कहाँ जाता है, सेकंड फेज में जाता है। सेकंड फेज का मतलब सेकंड में मतलब इंटर टीचिंग फेज में वह पहुंचता है, अर्थात शिक्षण अंतः प्रक्रिया में वो पहुंचता है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कब कहते हैं इस प्रक्रिया को, जब इन सारी चीजों को करने के बाद पूर्व फेज की मतलब प्री फेज की पूरी क्रियाएं करने के बाद, शिक्षण उद्देश्य को निश्चित करने के बाद, पाठ्य वस्तु का सिलेक्शन करने के बाद, पाठ्य वस्तु के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री को सिलेक्ट करने के बाद, फिर लेसन प्लान बनाने के बाद जब शिक्षक कक्षा में पहुंचता है तब उसे क्या कहते हैं हम, शिक्षण अंतः अवस्था या टीचिंग इंटरफेज उसे कहा जाता है। तो अब टीचिंग इंटरफेज में एक शिक्षक क्या क्या करता है, यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। सो क्रम वाइज लिखा हुआ है, देखिए नंबर 1 पर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, अब मैंने बताया ना कि टीचर कहां तक, टीचर ये किया कि उद्देश्य तय किया और उस उद्देश्य के अनुसार पाठ्यवस्तु का सिलेक्शन किया, पाठ्यवस्तु के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री का सिलेक्शन किया और शिक्षण सहायक सामग्री के सिलेक्शन के बाद उसने अपना पूरा लेसन प्लान प्रस्तुत किया। अब वह लेसन प्लान कहाँ जाके प्रस्तुत करेगा, सेकंड फेज में जो आपकी शिक्षण अंतः अवस्था है उसमें जाके क्या करेगा, वो प्रस्तुत करेगा। जो ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि क्या करेगा टीचर, प्रस्तुतिकरण करेगा। किसका, उस पाठ्य वस्तु का जिसने उसका सिलेक्शन किया है, उस उद्देश्य के अनुसार, उस शिक्षण सहायक सामग्री के अनुसार उसको क्या करेगा, अपने लेसन प्लान के अनुसार प्रस्तुत करेगा। कहां, अपने विद्यार्थियों के समक्ष कक्षा में। और जब टीचर अपने शिक्षार्थी के समय अपने पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है और उनसे प्रश्न इत्यादि पूछता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कक्षा अंतः क्रिया कहते हैं। कक्षा की अंतः क्रिया कहते हैं। किसी कक्षा में यदि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतः क्रिया नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से शिक्षण शून्य है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर संप्रेषण में प्रतिपुष्टि नहीं है, फीडबैक नहीं है, तो संप्रेषण बेकार है। ठीक उसी प्रकार से कक्षा की भी अवस्थाएं हैं। तो शिक्षक क्या करता है, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है। पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के पश्चात अपने भाषा और शैली तथा हाव भाव के साथ क्या करता है, दूसरी प्रक्रिया क्या करता है, प्रश्न पूछता है। शिक्षक क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। किससे, बच्चों से।
किस पर आधारित प्रश्न होता है? जो उन्होंने पाठ्य वस्तु कक्षा में प्रस्तुत की है। किसके अंतर्गत? सेकंड फेज के अंतर्गत। सेकंड फेज के मतलब इंटर टीचिंग फेज के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण हुई है उससे संबंधित टीचर क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। और प्रश्न पूछने के पश्चात जो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं उसको कहाँ लिखता है? श्यामपट्ट पर लिखता है। और वो जो श्यामपट्ट पर लिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कार्य। तो उसको हम क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद फिर क्या करता है? श्यामपट्ट कार्य करने के बाद वह क्या करता है? मूल्यांकन कार्य करता है। किस चीज का? कि हमने जो पढ़ाया, जो प्रश्न पूछा उसका कितना परसेंट, कितने प्रश्नों का उत्तर बच्चे दे सके, इसका क्या करता है? मूल्यांकन करता है। कितने बच्चे 60% प्रश्नों का उत्तर दे सके, कितने बच्चे 50% प्रश्नों का उत्तर दे सके, कितने 30% प्रश्नों का उत्तर दे सके, कितने 70% प्रश्नों का उत्तर दे सके। इस प्रकार हम उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन के बाद उसका हम क्या करते हैं? पुनर्वलन देते हैं, अर्थात फीडबैक देते हैं। किस चीज का? जो बच्चों ने क्रमशः अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी क्षमता, अधिगम क्षमता के अनुसार जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें कि पहली अवस्था में ये सारी चीजें हुई कि शिक्षण का उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सहायक सामग्री, और उसके बाद क्या किया गया? लेसन प्लान बनाया। लेसन प्लान बना करके एक टीचर सेकंड फेज में, इंटर टीचिंग फेज में प्रस्तुत पहुंचता है। और वहां पर उसने क्या करता है? अपनी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात उसी पाठ्य वस्तु से संबंधित को से प्रश्न पूछता है। और प्रश्न पूछने के पश्चात उसको क्या करता है? अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, जिसे हम श्यामपट्ट कार्य कहते हैं। उसके बाद फिर श्यामपट्ट कार्य के बाद एक शिक्षक क्या करता है? अपने शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करता है। और मूल्यांकन के बाद उसके मूल्यांकन के आधार पर ही उसे क्या करता है? वो फिर पुनर्वलन देता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जितनी हैं वो इंटर टीचिंग फेज के अंतर्गत आती हैं। तत्पश्चात उसके बाद आपका आता है थर्ड फेज आती है। जैसे कि मैंने बताया था कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व, अंतः और पश्च। अच्छा, पश्च का मतलब जो शिक्षण के बाद अर्थात कक्षा के बाहर निकलने के बाद जो भी प्रक्रियाएं शिक्षक करता है वह पश्च शिक्षण अवस्था के अंतर्गत आता। पश्च शिक्षण अवस्था का मतलब अगर अंग्रेजी में आप कहेंगे तो पोस्ट टीचिंग फेज के अंतर्गत आता। तो पोस्ट टीचिंग के चलिए देखते हैं कि पोस्ट टीचिंग फेज के अंतर्गत एक अध्यापक कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो सबसे पहले वो करता है क्या? कि शिक्षण का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन किस प्रकार करता है? खुद से करता है, स्वावलोकन करते हुए मूल्यांकन करता है। और ये सोचता है कि वास्तव में हमने जो शिक्षण सहायक सामग्री और जो शिक्षण उद्देश्य मैंने तय किए थे, क्या वो मैं बच्चों को वहां तक पहुंचा पाया कि नहीं पहुंचा पाया? मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा कि नहीं रहा? उसी का क्या करता है? वह खुद का मूल्यांकन करता है। उसके बाद दूसरी अवस्था में क्या करता है? जहां कहीं, चाहे वो शिक्षार्थी के मूल्यांकन में, चाहे वो शिक्षक के मूल्यांकन में, जहां कहीं भी उसे कहीं कोई गुंजाइश या कमी दिखाई पड़ती है उसमें क्या करता है? वो सुधार करता है। तो दूसरी क्रिया क्या करता है? सुधार करता है। और उस सुधार के बाद पुनः शिक्षण प्रति पुष्टि करता है, अर्थात आप जो शिक्षण किया क्या वह सुधार कर पाया कि नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण प्रति पुष्टि। शिक्षण प्रति पुष्टि वो खुद से भी लेता है और शिक्षण प्रति पुष्टि उसके शिक्षार्थी भी देते हैं। क्योंकि मित्रों, जहां तक मैं जानता हूं, जो किताबों में लिखा हुआ उस अनुसार अपने अध्यापक का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता उसका विद्यार्थी ही